जी आफरीदी साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का क्या पस मंज़र है। शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू वंस अगेन। जी जी एक्चुअली जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ा ज़बरदस्त बताया और आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया, मैं तो यही कहूँगा। तो उस पस मंज़र को ही मैं आगे लेके चलता हूँ। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन की कि चाइना को चैलेंजेस हुए, चैलेंजेस क्यों हुए? क्योंकि अमेरिका और इत्तेहादियों समेत, वैसे अमेरिका और इत्तेहादियों को तो हम अक्सर लेते हैं नेटो, यूरोपियन ममालिक, लेकिन एशिया में उनके इत्तेहादी बदल जाते हैं। आपको पता है अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बड़ी ताकत है, तो उसको साथ देने के लिए उसके इत्तेहादी भी मौजूद होते हैं। तो एशिया में जो उनके इत्तेहादी हैं, जिसको क्वाड भी कहते हैं, वो जापान है और ऑस्ट्रेलिया है और हिंदुस्तान है और अमेरिका है। अब इन्होंने ये किया है, अगर आप दुनिया के मैप पे और नक्शे पे चले जाएं तो जो शंघाई है या जो उनके दूसरे दो तीन बड़े सूबे हैं चाइना के, जो कि सप्लाई चेन, जिसको प्रोडक्शन, जो दुनिया की फैक्ट्री जिनको कहा जाता है, जहाँ पे मोबाइल्स बनती हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ पे स्टील बनता है, हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका रास्ता ताइवान के से होता हुआ अगर आप मैप पे जाएंगे और इंडोनेशिया और मलेशिया पे आता है, और वहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलाका। दो ही स्ट्रेट है दुनिया में, तीन किस्म की स्ट्रेट्स हैं, जिसको कहते हैं, स्ट्रेट को आप कह लें चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स का मतलब है कि अगर आप उसको, जिस तरह आप खेतों को पानी से सैराब करते हैं और नाके होते हैं, अगर आप उन नाकों को बंद कर ले तो आप मुख्तलिफ बड़े बड़े खेत उनको पानी रोक सकते हैं। इस तरह दुनिया की तिजारती राहदारियों के तीन बड़े चोक पॉइंट्स हैं। एक है ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, एक है स्ट्रेट ऑफ होम्स जो ईरान और गल्फ को मिलाता है, और तीसरा है नहर स्वेज। नहर स्वेज से सारा यूरोप और एशिया कनेक्ट होता है। तो कहते हैं अगर नहर स्वेज और इनमें से कोई भी एक चोक पॉइंट आप बंद कर लें तो दुनिया का 40 से 50% तिजारत बंद हो जाए, और लोग भूखे इसलिए मरने शुरू हो जाएंगे कि जब मुल्कों के पास तेल नहीं आएगा, खुराक नहीं आएगा, मेडिसिन नहीं आएंगी, तो उस खित्ते और उस इलाकों में फिर कहत का रुझान बढ़ जाएगा। तो अब अमेरिका ने बिलखसूस हिंदुस्तान के साथ मिलके, दो तो उसके हैं ही, लेकिन वो आप कहते हैं उनके छोटे हवारी हैं, जो उनका बड़ा अलायंस है एशिया में वो हिंदुस्तान के साथ है। तो वो स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो मैंने आपको इंडोनेशिया का जिक्र किया है, वहाँ पे उन्होंने फौजी अड्डे कायम किए हैं। और ना सिर्फ अमेरिका ने बल्कि हिंदुस्तान ने भी सिंगापुर के साथ और इंडोनेशिया के साथ मिलके वहाँ पे उन्होंने फौजी अड्डे कायम कर दिए। अब इसको देखते हुए चाइना भी तो ज़ाहिर है उसने भी दुनिया में अपना बिजनेस करना है, कारोबार। तो चाइना ने सबसे बड़ा पोर्ट, अपना स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो लिया है वो है दिजिबूती, जो अफ्रीका का एक मुल्क है। और जैसे ही आप नहर स्विस की तरफ ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिजिबूती मुल्क पड़ता है। लेफ्ट की तरफ दिजिबूती है और राइट की तरफ सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब दिजिबूती के जो रास्ता है वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री बेसिस कायम किए हैं चाइना, ताकि अगर अमेरिका को या यूरोप कुछ करे तो मैं इधर ही सप्लाई चैन रोक दूँ। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ मिलके ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलाका, आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये याद है अगर आपने किस्से कहानियों में सुने होंगे, तो जब पुराने ज़माने की, जी उस बंदे को काला पानी की सज़ा हो गई। काला पानी बड़ा मशहूर था। अच्छा, काला पानी जो है आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, और वो अभी भी हिंदुस्तान की मलकियत है। और वो उसको अब नया नाम जो दिया है 47 के बाद, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया के बिल्कुल सामने वाक़ है। हिंदुस्तान ने 2 साल पहले ही उसको अपना मिलिट्री बेस डिक्लेयर कर दिया। पहले वहाँ पे उनकी फ़ौजी प्रेजेंस नहीं होती थी, वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल थे वो रहते थे। अब उन्होंने मिलिट्री बेस डिक्लेयर कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने सबमरीन्स की तैनाती कर दी है, बल्कि अपने न्यूक्लियर एसेट्स भी वहाँ पे तैनात कर दिए, जिससे चाइना बहुत मतलब उसको थ्रेटन फील हुआ। और क्योंकि हिंदुस्तान तो ख़ुद तो नहीं कर रहा है, ये अमेरिका की आशीर्वाद भी कर रहा है, तो फिर चाइना ने कुछ साल पहले फिर सोचा कि ये तो अगर मेरी मलाका स्ट्रेट बंद हो गई, कहते हैं कि चाइना के कोई 80% ट्रेड जो है इसी रास्ते से होती है। इवन जो हमारे पास भी सामान आता है वो भी इसी रास्ते से आता है, जहाँ पे काला पानी जो मैंने आपको जिक्र की, जो ये आइलैंड्स है। फिर उन्होंने एक आज से 2012-13 में एक मंसूबा लॉन्च किया, BRI,
अच्छा। बिल्ड रोड इनिशिएटिव्स। बिल्ड रोड इनिशिएटिव्स पे उन्होंने तकरीबन दुनिया के काफ़ी ममालिकों को मदऊ किया। बिल्ड रोड इनिशिएटिव का जो मंसूबा था उसमें यह था कि चाइना ने कहा कि अब हम 6 रास्ते बनाएंगे। ठीक है। 6 रास्ते ऐसे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है 2 जगहों पे खासकर नहर स्वेज और मलाका स्ट्रेट, जो मैंने आपको काला पानी का बताया, यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए और हमें नए रास्ते हैं। तो सबसे पहले रास्ता जो था वो चीन, मगरबी चीन और मशरकी रशिया, इसके रास्ते से उन्होंने बनाया। दूसरा रास्ता था चीन और मंगोलिया के रास्ते। तीसरा रास्ता सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान से होता हुआ फिर रशिया और चाइना। और चौथा रास्ता चाइना और ईरान से होता हुआ टर्की, ये सारा लैंड रूट है। और 5वां रास्ता चाइना से होता हुआ बांग्लादेश और बांग्लादेश से नीचे बर्मा और बर्मा से फिर समंदर। ये तो 5 रास्ते हो गए। लेकिन जिसको कहते हैं फ्लैगशिप, यानी इन सब चीज़ों की ताज, यानी जिसको क्राउन कहते हैं, वो 6ठा रास्ता था इनका, जो सबसे ज़्यादा करीब और इनके जो हमारे क्योंकि हम उनके सबसे ज़्यादा पुराने पार्टनर थे, तो वो रास्ता था सी पैक का। सी पैक को चाइना ने खुद भी कहा था कि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप का मतलब है कि बाकी तो 6 हैं हमारे, लेकिन अगर किसी के उस पर ताज है या क्राउन है या जो कि की है, तो वो ये सी पैक का प्रोजेक्ट है। तो फिर 2014 को सी पैक की बुनियाद इन्होंने रखी और वज़ीर आज़म साहब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि चीन ने ये वीएन क्यों दिया? सिर्फ तिजारत के हवाले से उसके मकासद हैं या दिफाई भी हो सकते हैं, और इससे चीन को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? हाँ जी, चीन ने तो एक तो ये है कि हम उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ठीक है। तो उन्होंने वो रास्ता चुना कि हमें सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी, अगर कोई ऐसे मुल्क से वो रास्ता चुनते हैं जिस तरह बांग्लादेश हो गया, तो पता ही है बांग्लादेश को, आपको पता है आज वो चाइना के कैंप में, तो कल हिंदुस्तान के कैंप में चला जाएगा, अमेरिका के कैंप में चला जाएगा। इस तरह सेंट्रल एशिया भी जो है वो भी नॉन रिलायबल है, और इस तरह कजाकिस्तान वगैरह भी। तो वाहिद पाकिस्तान का जो रास्ता है वो ऐसा रह गया कि वो उनके, और अगर आप नक्शे पे जाएं तो ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है चाइना को। अच्छा। ना सिर्फ वो ख़तरात कम होती हैं, बल्कि पाकिस्तान के थ्रू जब ये चीन के रास्ते तिब्बत से होता हुआ गिलगित से फिर पंजाब से आप गवादर जाएंगे, तो ये कोई 2.5-3-4 हज़ार किलोमीटर का फ़र्क है रास्ते का। तो पेट्रोल की बचत, ह्यूमन रिसोर्स की बचत, वक्त की बचत, प्रोडक्ट मंडियों तक रसाई जो वो है सामान, वो बर वक्त। और तीसरा ये कि आप ऐसे मुल्क से थ्रू आउट होके जा रहे हैं कि एक ही मुल्क है ना। पहले जितने भी मैंने आपको 5 रास्ते गिनवाए हैं वो कोई 3-4 मुल्कों से होते हुए जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान से होता हुआ जा रहा है। और तीसरा ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी फ्रेंडशिप है, तो वो सिक्योरिटी की जामिन भी है पाकिस्तान। और उस सबसे बड़ा ये है कि हमने गवादर पोर्ट उनको जब दिया, तो गवादर पोर्ट के जो है डीप सी पे कायम है। डीप सी का मतलब है कि यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ लंगर अंदाज हो सकते हैं। बाकी पोर्ट्स में आपको कम पोर्ट्स हैं ये खूबियाँ मिलती हैं कि वो जाके डीप सी पे हो और वहाँ पे जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ जो चाइना का सामान वो था। तो पाकिस्तान का इंतखाब तो चाइना के लिए एक ये सबसे बड़ी उनके लिए आंसर था कि हमारा रास्ता कम हो, दूसरा हमारा रास्ता सिक्योर हो, और तीसरा ये कि जो पोर्ट हमें दिया है एंड टू एंड उनको सर्व करे प्रोडक्ट्स को। मंसूर साहब, ये बताइए कि सी पैक के कितने फेज़ हैं और अब तक क्या काम हो चुका है? जिस तरह आपने थोड़ा सा पहले बताया, लेकिन हमें फेज़ के बारे में बताइए। जी, इसके 2 फेजेस हैं। अच्छा, एक है फेज़ 1 और एक है फेज़ 2। फेज़ 1 जिसमें हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं या आखिरी मराहल, और फेज़ 2 तो बाद में शुरू होना है। फेज़ 1 में ज़्यादातर मंसूबे जो है वो पावर जनरेशन से थे, जो हमारे बिजली के ज़रूरियात थे वो पूरे करने थे, वो लग गए हैं। साहिवाल पावर जनरेशंस हो गए, बाकी हमारे जो IPPs हैं वो हैं। बिजली की ज़रूरत आपको पता है, जहाँ पे 100% या 90% रिकवरी है, वहाँ पे तो बिजली फुल है, वहाँ तो लोड शेडिंग भी नहीं हो रही। वो मसाइल। दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, हाईवेज थे, मोटरवेज थे, ऑरेंज ट्रेन थी। तीसरा उसमें था
इंडस्ट्रियल में 3 हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगने। एक है रशकई जो मर्दान के साथ है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, रशकई इंटरचेंज मोटरवे पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। दूसरा है फैसलाबाद में कॉरिडोर है, और तीसरा है कराची में। जो रशकई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस पर तो मैं खुद गया हूँ, उस पर काफ़ी काम हो चुका है। वहाँ पे स्टील मिल भी एक लग चुकी है, कुछ कारखाने भी लग चुके हैं उस पे काफ़ी, और चाइनीज़ आके खुद उस पे काम कर रहे हैं। जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनके लिए बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ खरीदी गई हैं। अच्छा, वहाँ हमारे लोकल लोगों से, जो किसान है, ज़मींदार, उनसे ज़मीनें लगी हैं, उनको भी काफ़ी बड़े पैसे मिले, क्योंकि आपको पता है जब सरकार ज़मीन लेती है तो फिर वो जो फ़ी मरला है उससे ज़्यादा। और इस तरह फैसलाबाद में भी कॉरिडोर पे काम हो रहा है, और चाइना में। जब ये हमारे कॉरिडोर पूरे होंगे इंशाल्लाह, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो फिर जब चाइना अब बजाय अपने मुल्क माल बनाने के, आपको पता है कि अभी जो चाइनीज़ वाइवो एक कंपनी है मोबाइल की, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम इधर अब प्रोडक्शन करेंगे मोबाइल्स की। तो जब यहाँ पे माल बनेगा, जब यहाँ पे मोबाइल्स बनेंगी, गाड़ियाँ बनेंगी, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो दो होंगे। चीन के लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए भी फ़ायदा। हमारे लिए तो ये फ़ायदा है कि हमारी इधर ही चीज़ लग के एक्सपोर्ट होगी, तो हमें वही जो फॉरेन रिजर्व्स हैं या जो फॉरेन प्रोसीड है वो मिलेंगे, और मकामी अफराद को भी रोज़गार मिलेगा, और चीज़ें भी सस्ती होंगी, क्योंकि आप जब बाहर से मोबाइल मंगवाते हैं और जब अपने मुल्क बनती तो वो सस्ती होती। और चाइना को ये फ़ायदा होगा कि उनको जो इतना कॉस्ट पड़ता है चाहे अपने मुल्क से बरामद करने के, वो इधर ही चीज़ बनाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, तो उनको ये फ़ायदा है। तो फेज़ 2 में तो फेज़ 1 में तो काफ़ी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और है। और उसमें ये मैं बता दूं आपको कि इसमें जो पूरी फंडिंग चाइना ने की है फेज़ 1 में, वो कोई $60 अरब है। अच्छा, $60 अरब की सरमायाकारी है। इसमें से गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट भी है। गवादर में भी वहाँ पे उन्होंने डॉक यार्ड है, वो उस पर काम हो रहा है, वहाँ पे भी काम हो रहा है। तो ये कोई $60 अरब की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पर हमारे नाज़रीन को इसी आपके जवाब से एक सवाल पैदा हुआ कि जो चाइना ने सरमायाकारी की है, ये कर्जा तो नहीं है? अच्छा, ये जो अकाउंटिंग टर्म में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, वो आपके लिए जो सरमायाकारी होती है वो मेरे लिए कर्जा ही है ना। कर्जा ही है वो मतलब देखिए ना, अगर आपको मैंने रिटर्न देना है तो वो तो अब तो वो तो वैसा तो नहीं है ना जिस तरह गांव में होता है कि भाई अगर आपने कमा लिया तो दे दें, ना कमाया नहीं। दुनिया का कारोबार इस पे नहीं होता है। दुनिया का कारोबार तो होता है कि मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आप मुझे रिटर्न दें, आप मुझे रिटर्न देंगे किसी भी सूरत में। तो वो आपको पता है कि जो पिछले साल मैंने एक इंटरनेशनल अखबार में पढ़ा था कि 18 बिलियन $22 अरब की हमने इंस्टॉलमेंट चाइना को देनी थी पिछले साल, जो कि पहले फिर जो पीडीएम की हुकूमत आई छबा, इन्होंने फिर उसको रोल ओवर कर दिया। रोल ये कि हम पिछले साल नहीं देंगे, हम कुछ साल बाद। तो उस $22 अरब में $18 अरब जो था वो प्रिंसिपल अमाउंट था, $4 अरब सूद था। अच्छा, तो ये अगर हम कह लें कि ये इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है या कर्जा नहीं है, वो तो नहीं है। वो तो मैं तो कहता हूँ ना, अगर आपको कोई कर्जा भी दे दे आजकल के दौर में, वो भी बड़ी गनीमत है। आप पे है कि आपने उसको किस तरह यूटिलाइज करना, इंस्टॉल करना है। तो ये तो जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की तरफ से वो है ही, तो $60 अरब, और आप इसको कह सकते हैं कि ये एक लोन की फॉर्म है। अच्छा, चाइनीज़ में जो एक इशू है उनकी इन्वेस्टमेंट में, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़रा हाई होता है। अच्छा। वो 607% है। ये जो ऑरेंज ट्रेन बनी है, जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, ये हमें जो लोन दिया गया है ये 7% पे, 7%। इसी तरह जापान बना रहा है बुलेट ट्रेन, ये तो मेट्रो ट्रेन है ना, ऑरेंज ट्रेन है, यानी ये सिटी के अंदर है। जो जापान बना रहा है इंडिया में गुजरात से लेके मुंबई तक बुलेट ट्रेन, और वो उसकी फंडिंग जायका कंपनी है जापान की, वो कर रही है। अच्छा। वो है 0.5%। अच्छा, इतना फर्क है? 0.5% जापान की। अच्छा, इसमें चाइना की भी होगी, चाइना की उनको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें इंटरेस्ट रेट में काफ़ी चीज़ें वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल होती है कि आपने जिस मुल्क में देना है, क्या वो मुल्क सस्टेनेबल है, क्या वो मुल्क लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, क्या उस मुल्क में कैपेसिटी है। तो अगर ये चीज़ें ना हो ना, तो आपके इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं
जो सीपेक में वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा है। इवन आईएमएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 0.5% है। अच्छा। वो भी सबसे कम जो इंटरेस्ट रेट दुनिया में देता है वो आईएमएफ देता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते रहते हैं और वो कम नहीं करवा सकते हैं 0.5 पर चाइना से। जी, जी, वो उस पे भी बात करेंगे। अच्छा, कि फेज़ 2 पे क्या प्रोग्रेस हुई है और ये जब गए हैं तो उस पे क्या बात हुई है। तो अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि 2014 से इस पर काम जारी है, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, यानी कि आपने जिस तरह मसाइल कहाँ तक हल? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि हमने इसका अभी तक ना फ़वाइद ही गिनाए हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गए, स्टील मिलें लग गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आपने नोट किया होगा, हमने क्या नोट किया होगा, सारे पाकिस्तान की आवाम मीडिया ने नोट किया होगा कि हमें फिर भी आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। यानी इतनी $60 अरब आ गए तो उसका कोई ग्राउंड पे खुशहाली नज़र नहीं आ रही, कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही, कोई आवाम को रिलीफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह चाइना से ज़्यादा कसूर वो हमारी अपनी गवर्नमेंट और हमारी अपनी पॉलिसियों का नतीजा है। देखिए ना, आपको बैरूनी जो मुल्क है वो आपको पैसे दे सकता है, वो आपको इन्वेस्टमेंट दे सकता है, आपने उसको कैसे लेके चलना है। अगर आपने उस पैसों से, अच्छी बात है ऑरेंज ट्रेन बन जाए, लेकिन अगर आपने उससे ट्रेन बना ली जिसका आउटपुट कुछ नहीं है, देखिए ना, बजाय कारखाना बनाने के आपने उससे ट्रेन बना ली, आपसे उससे रोड बना ली, आपने उससे ऐसी चीज़ें बनाई जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि वोटर के लिए तो बड़ा अच्छा है कि वो वोटर खुश हो गया, आपको वोट दे देगा, लेकिन जो मुल्क के लिए नॉन प्रोडक्टिव है कि ना उसके आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, ना आपका कोई रेवेन्यू बढ़ा, ना आपके कोई रोज़गार के नए ज़राए मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा बर्डन होती है मुल्कों पे। लेकिन मैं अपनी जो है आंखों देखी सूरत हाल और जो ज़ाहिर हम शुरू में मेहनत की और शहर में सफ़र करते थे तो आपने देखा होगा कि मस्दे चलते थे, वैगनें चलती थी। अगर वो वैगनें जो चलती थी वो घंटा लगाती थी एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक। लेकिन ये जो ऑरेंज लाइन बनी है, मेट्रो बस बनी है, इसके आने से आप क्या समझते हैं कि सफरी सब मुश्किलात जो हैं वो हल तो हुई हैं? नहीं, आप देखें ना, सिर्फ इससे हल, और वो जो लोग इसमें सफ़र करते हैं वो यकीनन रोज़गार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नहीं, इसमें मसाइल तो बड़े लोगों को फैसिलिटेट हुए, और जो मोटरवेज बनी है, मैं खुद मोटरवे पे सफ़र करता था। मैं जब पेशावर से आता था, मर्दान से आता था, तो हमें 10 घंटे 12 घंटे लगते, आप देखे 4.5 घंटे लगते आप, तो वो तो बड़े मसाइल हल हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट, हाँ, चाइना को जाहिर है मंसूबा पेश किया जाता है, ये आपकी जो सरमायाकारी है हम वो इस मंसूबे पे लगा रहे हैं, तो जाहिर है उसके बाद वो जारी करते होंगे। अगर मैं कहता हूँ वही पैसे जो है हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लगते और उससे हम कमाते हैं, और उस कमाने के बाद हम हाईवेज बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं। आपको मैं ये शेयर कर दूं कि 2014 तक, हालांकि हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी ताकत बन गई है, चीन के बाद अगर कोई ताकत नज़र आ रही तो हिंदुस्तान, लेकिन आपको पता है कि मोटरवे हिंदुस्तान में 2015 में पहली बनी है। उनके पास मोटरवे ही नहीं थी, लेकिन वो अपने फंडामेंटल्स को ठीक कर रहे थे उस वक्त। जब एक आम आदमी का मैं आपको बताऊं, एक आम आदमी है कि वो उसकी तनख्वाह लगी नहीं है और उसने अखराजात शुरू कर दिए अच्छी अपनी लिए गाड़ी। एक बंदा है कि नहीं, कहता मैं सेविंग करूं 5 साल 6 साल, और जब उस सेविंग पे रिटर्न आना शुरू हो जाता है फिर अपने लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर करते हैं। तो इसके 2 तरीके के देखने होते हैं। तो हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले अच्छे लगाने चाहिए। अच्छा, चूंकि हम बात कर रहे थे कि 2014 से अब तक जो चाइना की सरमायाकारी हुई है, उसमें आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म जब PDM के थे, शहबाज शरीफ साहब, ये इन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया और वहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो मौजूद थे, उस वक्त निगरान थे, यानी कि PDM की गवर्नमेंट के थे। उस वक्त एहसन इकबाल भी मौजूद थे। आप उस वक्त एक आपने देखा होगा कि एक चाइनीज़ जो था सरमायाकार, उन्होंने शहबाज शरीफ से शिकायत की थी कि मेरा जो सरमायाकारी जो है वो 3 साल से मौजूद है, फिजिबिलिटी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद जो फाइलें हैं, पेपर वर्क आगे नहीं बढ़ा 3 साल तक। वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं। उसमें
चाइनीज़ जो सरमायाकार है उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या कहा? Breakwater. Yes, sir. What is the proposal? The breakwater, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there, and unfortunately it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China Exim Bank. That money was there. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. These we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not For bother. 4 years that- Gee, they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. बहुत जुल्म है, बहुत And the जुल्म। more we wait, the cost is going to go up. As you know, yeah. Gee, we are taking up now, dear. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? No, the study, feasibility study. Feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago 3 years ago? when Professor is there. अंदाजा करें This is the loss. इससे बड़ी और जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है, feasibility study और this is very sad and unacceptable. Sorry, we will do it inshallah. तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह चाइनीज़ एक सरमायाकार जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बहुत ही हमें अपनी माहिराना राय से आगाह कर रहे थे जनाब मंसूर खान आफरीदी, साबिक डिप्टी डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और माहिर मईशत हैं। बहुत अच्छी रोशनी डाली सी पैक मनसूबे पर और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के बारे में उन्होंने अपने ख़यालात से हमें आगाह किया। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।